आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप जानते हैं कि रेडियो डॉक्टर बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। उसका केवल एक कारण है, वो ये है कि जितनी भी आपकी ऐसी क्वेरीज होती हैं या फिर कुछ कंसर्न्स होते हैं जो नॉर्मली आप हाईलाइट नहीं कर पाते, रेडियो डॉक्टर में आप 100% कर सकते हैं। और ख़ासकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी हमें समझ नहीं आता उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ उसी तरीके की प्रॉब्लम को लेकर है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन एंड ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। सो अगर आपको पता नहीं है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती क्या है, बहुत लोगों को उसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आई थिंक जो डॉक्टर प्रेजेंट हैं, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी कैन रियली गेट इन द स्टूडियो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वी हैव डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ह्यूमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली, एंड आई एम योर ओन गज़ब की गीतांजलि सोनी। अच्छा, आपको वैसे तो पता ही है, हमारे नंबर्स रटे हैं, हमारे शो से पहले ही आप अपने नंबर्स डायल करना शुरू कर देते हैं, SMS करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने आज हमें थोड़ी देर से किसी कारणवश ज्वाइन किया है तो 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 23421080, 23421082 ये हमारे नंबर्स हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करेंगे तो 011 ज़रूर लगाएं, और अगर आप मोबाइल से करेंगे तब भी आपको 011 लगाना है। देखिए, काफ़ी लंबी बिगिनिंग तो हो गई है, लेकिन अपने डॉक्टर साहब का वेलकम हम स्टूडियो में कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द स्टूडियो। गुड आफ्टरनून गीतांजलि जी। सो डॉक्टर रोमा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहेंगे, और सबको पता चली कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। अच्छा, आई वॉज क्वाइट क्यूरियस टू टॉक टू यू बिकॉज इतनी मैंने तारीफ़ आपकी आवाज़ की सुनी है, और ख़ासकर जिस प्रॉब्लम को लेके आज हम बात करने वाले हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं भी उससे सफ़र कर ही रही हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर्स आपके जैसे हो ना, जिनको देखते ही बहुत ही ज़ेन और कामिंग फीलिंग आती है, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स। सो आप क्या चाहती हैं कि हम स्टार्ट करें सबको बताने से, आप एक गाना सुनना चाहेंगी राइट इन द बिगिनिंग? आई थिंक अब प्रोग्राम की शुरुआत की जाए कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन से। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक जस्ट टू स्टार्ट विथ, एग्जैक्टली है क्या प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिजीज, और इस पर इतना रिसर्च वर्क किया है गवर्नमेंट ने, आपने उनके साथ मिलकर, तो इसका कंप्लीट एक जैसे कहते हैं ना लबो लुबाब, वो क्या है इस प्रॉब्लम का? देखिए, बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर हम समझाना चाहें तो कहना चाहेंगे कि ऑटो इम्यून, एक चीज़ वर्ड होता है इम्यून और इम्यूनिटी, जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। इम्यूनिटी हमारे बॉडी को, जो फॉरेन बॉडीज़ हैं जो हमारे बॉडी को इन्वेड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बाहर वाले इन्वेडर के खिलाफ एक्ट ना करके या उनके साथ साथ उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको भी डैमेज करना शुरू कर देती है हमारा ये जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, उसको तब हम कह देते हैं कि एक स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई इंडिविजुअल में। यूजुअली सेल्फ टॉलरेंस होती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो देखिए, जितनी अच्छे तरीके से राइट इन द बिगिनिंग आपको बताया जा सकता था कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, मुझे पता है अगर आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनको पता है व्हाट एग्जैक्टली टू आस्क। राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द शो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप सवाल करते हैं तो प्लीज़ जस्ट मेक इट वेरी प्रिसाइज, क्योंकि आप हमें कॉल करते हैं और अगर आपका रेडियो सेट का वॉल्यूम ऑन है तो फिर आपसे बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी। ये दो चीज़ें हैं जो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ आई होप कि आप उसका ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद डॉक्टर उमा, हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं उसमें जो मैंने 5-6 सवाल अभी पढ़े हैं, मोस्टली लोग पूछना चाहते हैं कि ये ट्रिगर कैसे होती है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। देखिए, इसके बहुत सारी वजह होती हैं। कुछ तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जो कि 40 to 60% लोगों में होता है जी। उसके अलावा अगर कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स आ जाएं तो ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, और वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बिकॉज जेनेटिक कोई चेंज नहीं कर सकता, बट जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको श्योरली मॉडिफाई कर सकते हैं। और उन रिस्क फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो जैसे स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन जिसकी हम बात करने वाले हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं,
इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए। ओके। पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारे ट्रिगर्स अगर मिल जाए तो ये बीमारियां इंडिविजुअल्स में हो जाती हैं। अच्छा, मतलब ऐसी चीजें जो शायद कभी हमारे दिमाग में ही नहीं आती, इनकी वजह से भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। एब्सोल्युटली। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ओबेसिटी, जो कि एक कारण माना जा रहा है परसिस्टेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का शरीर में, यानी कि शरीर में एक सूजन की स्थिति बनी रहे, करेक्ट, उससे भी ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं। लैक ऑफ स्लीप, टू मच ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, तो पूरे कुल में जो लाइफस्टाइल है हमारी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल जो ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं। ऑल्सो डॉक, हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इशू है पॉल्यूशन, और अनफॉर्चुनेटली चाहे कितना भी इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद ही बहुत बड़ी भागीदारी प्ले करते हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने में। अब पॉल्यूशन और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का कोरिलेशन क्या है? आपने आई थिंक 1996 से इस पे रिसर्च करनी शुरू की, इतने साल हो गए, तो व्हाट एग्जैक्टली हैव यू फाउंड अबाउट दिस? देखिए, अगर मैं पहले अपनी स्टडी की अगर बात करूं तो जो हमने एम्स में कंडक्ट की थी, डीएसटी जो डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके सपोर्ट से, तो उसमें हमने दिल्ली की जो यंग अडल्ट्स, हेल्दी अडल्ट्स थे और मोस्ट पॉल्यूटेड जोन में 10 ईयर्स से ज़्यादा से रह रहे थे, उन पर किया था ये रिसर्च। और उसमें हमने पाया कि उनमें 18% लोगों में एक स्टेट होती है सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि उसमें जो ब्लड में इम्यूनिटी के मार्कर्स होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी के मार्कर्स, वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनको डिजीज नहीं था। एक तो ये चीज देखी। दूसरा देखा था जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, उनमें जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत वर्स्ट था, उस दौरान में बहुत फ्लेयर्स हुए उनको उन टाइम पॉइंट्स में। तो कहीं ना कहीं उससे हमें ये क्लू मिला कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो भी एक रोल प्ले कर रहा है डिजीज को वर्स होने में, क्योंकि पहले वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे दवाओं पे, अचानक से जब एयर क्वालिटी वर्स हुई, एयर पोल्यूशन हुआ, तो उनका डिजीज एक्टिव होना शुरू हो गया, फिर दोबारा से जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और इस तरह की परेशानियां शुरू हो गई। तो ये जो लिंक है ऑटो इम्यून डिजीजेस का, एयर पोल्यूशन का, ये अब अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन सारी ऑटो इम्यून बीमारियां इसकी वजह से होती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट टॉपिक है। पहले लोग समझते थे कि एयर पोल्यूशन है तो सिर्फ सांस की बीमारियां होंगी, लोग ब्रोंकियल एस्थमा की बात करते थे खाली। लेकिन आजकल लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज की भी बात कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की बात भी कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की भी बात कर रहे हैं, इवन स्ट्रोक का इंसिडेंस भी बढ़ता हुआ देखा गया है। और हमारी जो बीमारियां हैं, रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, ये सारी बीमारियां भी बड़ी हैं, इनका लिंक देखा गया है एयर पोल्यूशन से। तो देखिए कितनी सारी चीजें जो शायद हम लोग, मैंने पहले भी कहा है, वी कांट इवन फैदम अबाउट। हमें लगता है कि अच्छा अगर कोई पेन है या फिर एलर्जी हो रही है, हम एलर्जी की टैबलेट ले लेते हैं, बट उससे कोरिलेशन कितना है। और ये सब चीजें जब बहुत बड़े लेवल की रिसर्च होती है, जैसे डॉक्टर उमा आपको बता रही हैं, उसके थ्रू पता चलती है। अब बहुत सारे कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम अपने आप पहले कॉलर से बात करें। जी, हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्कार मैम, जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी चड्डा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, इनसे बचा कैसे जाए? और दूसरा, ये जो अभी इतना भारी वर्षा हुई है और बाढ़ आई है, इससे कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं? देखिए, पहले तो जो बचने की बात आपने की, तो हम जब एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी वो चीज़ जिससे जो हवा है वो खराब होती है, और जो फैक्टर्स उस हवा को खराब करते हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसमें जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कहना चाहिए कि व्हीकलर पोल्यूशन है, जो कारें वगैरह चल रही, तो कहते हैं कि कार पूल करके जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। और क्योंकि सड़क पे जो धूल उड़ती है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। लोग स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, वो एक फैक्टर है, लेकिन वो एक ओनली फैक्टर नहीं है पोल्यूशन का। तो इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एयर पोल्यूशन का। तो कहना है स्मोक ना करें, अगर जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं। दूसरा, कोशिश करें कि
अपनी कार तभी बाहर लेके जाए जब आपको ज़रूरत हो। कार पूलिंग की बात होती है कि घर में 4 लोग अगर जा रहे हैं तो 4 गाड़ियां एक घर से निकल रही, तो वो कहीं ना कहीं रोड से उड़ के हवा में जाता है और पोल्यूट करता है एयर को। अपने एक कॉन्सेप्ट है इंडोर एयर पोल्यूशन का, कि घर में जब आप होते हैं तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमारे एसीज हैं, या जाड़ों में यूज़ करते हैं रूम हीटर्स यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस है जिनके यहाँ स्टोव यूज़ होता है या कोयला यूज़ होता है, ये सब पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो उन सब चीज़ों पे काम करके उससे कम किया जा सकता है। फिर हम इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो कुछ प्लांट होते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें स्नेक प्लांट है और एक एलोवेरा भी उस कैटेगरी में आता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर लगा के कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एयर प्यूरिफिकेशन में। सो डॉक्टर उमा, ये जो आप हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, क्लियरली लगता है आप बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च तो कर ही रही हैं, बट आप इंटरेस्टेड भी बहुत हैं कि प्लांट्स हाउ कैन दे हेल्प autoimmune and this pollution problem. So this is part of a study, or maybe you have just done your own research on plants? No, there are studies available. I have not done that personally, but there are studies available, and it's a proven fact that they reduce the pollution. Of course, because we have spoken about this on our show as well. Yes. तो देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। रिक्वेस्ट बस यही करना चाहती हूँ आपसे, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक और थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम बंद रखिएगा, अदरवाइज बात करने के लिए काफी दिक्कत होती है हमें। हेलो हेलो जी, नमस्कार। गीतांजलि मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार जी, अभी आपसे बात हुई थी चड्डा जी हमारी। आई होप आप नहीं, मेरे से नहीं हुई थी मैडम, गुरविंदर से हुई थी। वी आर ट्विंस। यस, आई नो दैट। हाँ जी, पूछिए आपका सवाल तो क्या है। डॉक्टर उमा को भी मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वारीज हैं जी। एक तो ऑटो इम्यून डिसीज में जो ये चेंज ऑफ वेदर होता है उसका भी कोई रोल होता है। नंबर 2, पोल्यूशन भी इसका एक कारण आपने बताया जी। लेकिन जो लोग हिली स्टेशन पे रहते हैं वहाँ तो पोल्यूशन का नाम मात्र होता है, तो क्या वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। जी देखिए, जो वेदर चेंज होता है उससे ऑटो इम्यून बीमारियां नहीं होती हैं। जैसे कि अभी पूछा भी था आपसे पहले आपके जो ब्रदर हैं उन्होंने कि बारिश हो रही है उससे तो ऑटो इम्यून बीमारी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ, बारिश में खान पान का ध्यान ना रखने से हर बार बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगे, लूज मोशंस होने लगे, तो हो सकता है बाद में जाके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी चीज़, जो हिल स्टेशन है पोल्यूशन तो वहाँ भी होता है, और आजकल तो आपने देखा है प्लेन्स से ज़्यादा पोल्यूशन हिल स्टेशन पे हो रहा है क्योंकि सब लोग वहाँ भागते हैं। दूसरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि जो हम जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते हैं, तो सिर्फ उनके लेवल से इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि वो किन चीज़ों से बनकर वो पॉल्यूटेंट्स या एयर क्वालिटी खराब हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है जो प्लेन्स में प्रॉब्लम हो रही हो और जो हिल्स पे हो रही हो वहाँ स्मोकर ज़्यादा हो, तो मैंने कहा स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यून बीमारियों का। तो हो सकता है वहाँ एयर क्वालिटी खराब ना हो, फिर भी स्मोकर्स ज़्यादा हो। स्मोकिंग सिर्फ वही नहीं कि जो खुद कर रहा है, बल्कि पैसिव स्मोकिंग एक चीज होती है जहां पे एक आदमी स्मोक कर रहा है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं घर में वो सब इनहेल करते हैं, उन सबके अंदर वो टॉक्सिक चीजें जाती हैं जी। इसके अलावा अगर कोई स्मोक करके बाहर से निकला है और उस एरिया से अगर कोई गुजरे तो कुछ घंटों तक वहां पर वो टॉक्सिक मटेरियल एयर में रह सकते हैं। इसके अलावा कोई कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सिलिका, और जहाँ पे पेट्रोल पंप्स होते हैं जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, इस तरह के पेंट में होते हैं वो और आजकल तो मेकअप में भी बहुत सिलिका यूज हो रहा है। Exactly. ये प्रॉब्लम है। तो वो भी रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यून डिजीज का। तो सिर्फ वो लेवल पे ना जाएं, PM 2.5 या PM 10 की जब हम बात करते हैं उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट। तो आई होप कि गुरविंदर जी आपको भी अपना जवाब मिल गया होगा। अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां जो ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ऑटोइम्यून इसके कॉम्बिनेशन से निकल के मोस्टली सामने आ रही हैं। देखिए, ऑटोइम्यून बीमारियों को यूजुअली क्लासिफाई कर देते हैं
ग्रुप्स में, एक हो जाता है लिमिटेड टू ऑर्गन, Right. और एक हो जाता है मल्टी सिस्टम डिजीज, यानी कि उसमें एक ऑर्गन नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसपे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो भी ऑटो एयर पोल्यूशन से लिंक की गई है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, वो भी एयर पोल्यूशन से लिंक की गई है, जहां पैनक्रियाज अफेक्ट होता है। इसके अलावा जो हमारे रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होते हैं जिनकी हमने बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस जिसको ल्यूपस की बीमारी कह देते हैं, स्क्लेरोडर्मा की बीमारी है, शोग्रेन सिंड्रोम है जिसमें ड्राइनेस ऑफ आईज एंड माउथ हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां एयर पोल्यूशन से लिंक की गई हैं। और अभी बाकी ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तो स्टडी होनी शुरू हुई है, तो ये लिंक आता जा रहा है। जहां आप देख रहे हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनका खतरा, स्ट्रोक भी बढ़ जा रहा है, लिंक देखा गया है एयर पोल्यूशन से। तो कुल मिला के ये बहुत ही सीरियस इशू है जो टैकल करना है। तो देखिए, हम लोग आप जानते हैं इसके बाद हम 5 से 6 सिटी लाइट्स शो करते हैं और अक्सर हम उसमें बात करते हैं कि अगर आपको अपनी सिटी को अच्छा रखना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। और आज आपको डॉक्टर उमा बता रही हैं कि पॉल्यूशन नॉट ओनली माइल्ड, जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमें दमे की प्रॉब्लम है, तो ये पॉल्यूशन और ऑटो इम्यून दोनों से मिलके बनती है क्या, वो भी डॉक्टर उमा काफ़ी क्लियर करती जा रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, तो कितने मल्टी लेवल्स में हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। और इसमें काफ़ी सारे सवाल डॉक्टर उमा ये भी आ रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। देखिए, जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है वो अक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। अक्यूट जो होता है, जब आपने देखा होगा अचानक से लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं टॉक्सिक मटेरियल जो होता है ब्लड में, एयर में, तो उनको दमे की बीमारियां होने लगती है। देखा है कि पूरे हॉस्पिटल्स फुल होने लगते हैं ऐसे मरीजों से। इसके अलावा जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम ऑटो इम्यून बीमारियों की बात कर रहे हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों में जो फ्लेयर होता है, यानी कि बीमारी ठीक चल रही थी लेकिन अचानक से बढ़ गई, तो वो अक्यूट इफेक्ट हो सकता है एयर पोल्यूशन का। देखा यह गया है कि पिछले कुछ दिनों का 3 to 5 days का जो लेवल है, कहना चाहिए पॉल्यूटेंट्स का इन द एयर, उस पर वो इन्फ्लुएंस करता है उसको। तो चाहे वो सांस की बीमारियां हो या फिर ऑटो इम्यून एज सच मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हो, तो वो सब कहीं ना कहीं अक्यूटली या क्रॉनिकली इन्फ्लुएंस होते हैं एयर पॉल्यूटेंट से। सो आई होप कि इस सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार हमारे पास आ रहे हैं बिकॉज आपने स्मोकिंग को लेकर काफ़ी 2-3 बार लोगों को अलर्ट किया है। तो लोगों ने ये मेंशन करने की कोशिश की है कि स्मोकिंग ओनली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग कॉम्बिनेशन इज़ बैड, और खाली अगर हम लोग घर में स्मोक नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये हार्मफुल है। नहीं, स्मोक नहीं भी कर रहे हैं तो भी एयर पोल्यूशन हार्मफुल है। और एक चीज ऑलरेडी हार्मफुल है और उसके ऊपर से आप और ज्यादा उसको टॉक्सिक बना रहे हैं, तो उसके इल इफेक्ट्स ज्यादा होंगे आपके हेल्थ पे। तो स्मोकिंग तो, टोबैको स्मोकिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि जो एयर क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है। यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो हमने स्टडी की थी उसमें ये पाया था कि जो लोग सड़क के मेन रोड के विद इन 50 मीटर्स रह रहे थे, उनमें ज्यादा चांसेस हुए आर्थराइटिस वर्स होने के, रादर देन दोज हु वर स्टेइंग बियॉन्ड 200 मीटर्स फ्रॉम द मेन रोड। तो इसका मतलब कि जो मेन रोड के पास लेने का ट्रेंड है कि सब कुछ हमें आसपास ही मिल जाता है, एक्सेसिबल हो, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर रहना है तो वो बहुत दूर होना चाहिए मेन रोड से। माय गॉड, आप देखिए कितने सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर उमा हैं, जिन्होंने इतने सालों रिसर्च की है। WHO के साथ काफ़ी एसोसिएशन रहा है आपका फॉर दी मे बी रिसर्च। एंड आज जो आप सुन रहे हैं ना, ये आपको एक टोटल ओवरऑल आपकी हेल्थ को आपने कैसे आगे लीड करना है ना, उसके बारे में भी बहुत सारी गाइडेंस दे रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ गीतांजलि सोनी, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमा। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इससे रिलेटेड तो है ही है, बट बहुत सारी चीज़ें उससे कोरिलेट करके देख रहे हैं। सो जो मैंने अभी 15-20 सवाल इकट्ठे डॉक्टर उमा पढ़े हैं, उसमें 3-4 चीज़ें मैं मिला के आपको ये बता सकती हूँ कि लोग काफ़ी सारे इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि इफ़ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम विच इज़ in fact they are having cancer, some of them, and they feel कि क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है
बिकॉज उनको लगता है कि पॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, रसौली बनी, मतलब काफ़ी लंबी लिखी है स्टोरी, मैं आपको छोटे में बता रही हूँ. एंड देयर सेइंग वो उनको ऐसा लगता है इट्स ड्यू टू पॉल्यूशन. प्लस आपको लगता है ऑटो इम्यून भी इसका कारण हो सकता है? देखिए, एयर पोल्यूशन और कैंसर में लिंक तो वेल नोन है, राइट. इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं वो भी एक रिस्क पोज करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स. हम देखते हैं कि कभी कभी किसी पेशेंट में फॉर एग्जांपल कैंसर ब्रेस्ट डायग्नोज हुआ और बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, या पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी और फिर उसको ओवेरियन कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ. क्योंकि जितने भी ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो विमेन में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, तो इसलिए मैं विमेन कैंसर की बात कर रही हूँ. तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एयर पोल्यूशन प्रीडिस्पोज करता है टू इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स. And even autoimmune diseases, some of them are, I would say, risk factors for development of cancer. Okay. Now, Inder is asking, how can we save ourselves from this autoimmune disease? Also, he's asking how much air purifier can help in reducing house pollution. Look, पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें मैं ये कहना चाहूँगी प्रिवेंशन के लिए मैंने कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की बात की. बाकी जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली बाय 40 to 60 और 40 to 70%. रेस्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं और उसमें एयर पोल्यूशन एक फैक्टर है. तो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखकर, चाहे वो एयर हो, वाटर हो. दूसरी चीज़ ये है रिकरेंट इन्फेक्शन से बचकर. तीसरी चीज़ है एडेक्वेट स्लीप लेके, क्योंकि सोना, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस को अवॉइड कर कर पॉजिटिव रह के नेगेटिविटी पिचन नहीं कर पाए वो ध्यान रखकर, अपने फूड हैबिट्स अच्छे रखकर. ओबेसिटी को भी एक रिस्क फैक्टर माना जा रहा है फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेज, आई मेंशन एट द वेरी बिगिनिंग. एंड कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर हो सकता है वो. तो ओबेसिटी को अवॉइड करना, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करके, जो कहते हैं कि एटलीस्ट 150 मिनट्स की पर वीक होनी चाहिए. इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा के रख सकते हैं. और जो दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी थी, दूसरा जो इनका क्वेश्चन था, वो क्या था? आई जस्ट फॉरगॉटन देयर. कि घर में वो जो प्यूरिफायर. एग्जैक्टली. तो जो एयर प्यूरिफायर्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करते. उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है. जब वो खरीदने जाए एयर प्यूरिफायर तो उसमें एयर एक्सचेंज रेट देखते हैं. दूसरी चीज़ ये है जहाँ पर एयर प्यूरिफायर रख रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए. अगर बाहर से बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है एयर की तो भी वो एफिकेशियस नहीं होता. बार बार दरवाज़ा खुलता है तो भी उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी. तो एयर प्यूरिफायर इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन. बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी सांस लेके जी Dr. सकते Uma, हैं. you can't even imagine how thankful I am to you for being in the studio today, because इतनी सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग भी बहुत समय से सुन रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें बहुत जिसे कहते हैं ना एकदम से नहीं क्लिक करती कि वाटर प्यूरिफायर, आई एम सॉरी, मतलब एयर प्यूरिफायर ले आए. अब इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं कि अगर उसमें बाहर से बहुत सारी एयर कमरे में ऑलरेडी आ ही रही है तो क्या उसकी इफेक्टिविटी होगी, राइट? सो आई थिंक थैंक यू सो मच. ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया था कि हम लोग तो एयर प्यूरिफायर यूज़ कर ही रहे हैं. बट इसमें मुझे थोड़ा ऐसा भी लगता है डॉक्टर, बाकी आप कंफर्म करेंगी, कि अगर हमारे घर में एयर प्यूरिफायर है और हम लोग घर से बाहर जाते हैं तभी तो बॉडी को एकदम शॉक नहीं मिलेगा. मतलब हाउ बॉडी विल रियली टेक द इम्पैक्ट ऑफ दैट इम्प्योर सॉर्ट ऑफ एयर, और घर से हम एकदम ही साफ सुथरी एयर से निकलें तो? नहीं, शौक की बात तो मैं नहीं कहूँगी. लेकिन हाँ ये है कि जब आप घर से बाहर होते हैं, निकलते हैं, तो आप उसी एयर को एक्सपोज हो रहे हैं. तो और काफी देर तक घर से बाहर रहते हैं, विच इज मोर देन 8 hours, पॉसिबली दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड. तो लेकिन हाँ ये है कि जितना आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, रखना चाहिए. जी, तो देखिए, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट. सो देखते हैं कौन कितनी क्योर कर रहा है अपने कॉल करने में. एंड आई होप दैट देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज. हेलो. हेलो जी नमस्कार. हेलो. हाँ जी, नाम बताइए अपना. जी, मैं मनोज मर्यादा बोल रहा हूँ किशनगंज बिहार से. जी मनोज जी, क्या पूछेंगे?
जी नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि ऑटो इम्यून डिजीज का किसी विशेष ऋतु से भी महत्व है क्या? क्योंकि ठंड में अक्सर देखा जाता है कि फॉग वगैरह ज्यादा होने से पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, और इसके बचाव के लिए क्या सवेरे गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पीना कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, वैसे तो वेदर से ऑटो इम्यून बीमारियों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन जिनको जोड़ों की समस्याएं होती है तो देखा यह गया है कि विंटर्स में उनको जोड़ों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, घूमना फिरना कम हो जाता है, ज़्यादा खाते हैं, उससे में अच्छी अच्छी फल सब्जियां अवेलेबल होती है तो वेट बढ़ता है, सनलाइट कम मिलती है और धूप नहीं निकलती तो कहते हैं कि जो थोड़ा सा एक बहुत ग्लूमी सी फीलिंग आती है, यानी कि मतलब थोड़ा नेगेटिव सा फील होता है, उतनी पॉजिटिविटी नहीं रहती, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस रहती है। तो कुल मिला के ये सब वजह होती है। और जैसे आपने कहा खुद ही कि एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए मना किया जाता है उस दौरान कि सुबह के टाइम में सैर के लिए ना जाएं, थोड़ी धूप निकल आए तब जाएं। और बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज़्यादा समस्याएं होती हैं उस दौरान में। तो कुल मिला के आई थिंक जो प्रिकॉशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पे ध्यान दे के इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है। और डॉक्टर उमा, मैं भी अपनी फिंगर्स क्रॉस रख रही थी स्टोरी में, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी बीमारी की चर्चा करें और उसमें कुछ होम रेमेडीज निकल के बाहर ना आए। और मुझे लगा था ड्यूरिंग द एंड ऑफ द शो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि अभी पूछ लिया तो मे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसी के बारे में आएंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे इन कॉलर ने पूछ ही लिया कि कोई ऐसी उन्होंने अपनी एक रेमेडी बताई है, लेकिन बहुत सारी ऑलरेडी होम रेमेडीज हमारे मैसेजेस पे आ रही हैं। तो क्या कोई ऐसे घरेलू नुस्खे जो हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं भी होते हैं जो हमें प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स? नहीं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जैसे हमारे एक कॉलर ने कहा कि नींबू का पानी पीने से क्या इससे बच सकते हैं, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी कि बच सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा घर का खाना खाने से, बैलेंस डाइट जिसको कह देते हैं, उससे काफ़ी हद तक हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं या एयर पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स हैं वो भी उनमें से एक हैं, क्योंकि जब जो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं तो एक स्टेट क्रिएट होती है जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कह देते हैं। मतलब सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं बॉडी के, और जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वहाँ से शुरुआत होती है इन्फ्लेमेशन की, यानी कि शरीर में सूजन वाली स्थिति पैदा होने की। और जब वो होती है उसके बाद बहुत सारे जो हमारे इम्यूनिटी के मार्कर्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, कुछ साइटोकाइंस, कुछ और केमिकल्स, वो सब ऑल्टर हो जाते हैं, और जिससे कि ऑटो एंटीबॉडीज जो हम बोलते हैं इन डिजीजेस में मिलती हैं, वो बननी शुरू हो जाती हैं और डिजीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिनमें ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं उनमें बीमारियां हो जाएंगी, ऑटो इम्यून इलनेसेस, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जनरेट होने के बाद उनका जेनेटिक मेकअप क्या है और बाकी के फैक्टर्स क्या हैं जो डिजीज डेवलप कराते हैं। तो कई बार लोग जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल जोड़ों की समस्या उनको हो रही है और वो गए, उन्होंने टेस्ट करवा लिया और रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आया तो आ जाते हैं और उनकी दवाइयां भी शुरू हो जाती हैं जो आर्थराइटिस के लिए देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता यह है कि उनको वे बीमारी होती ही नहीं है। वो ऑटो एंटीबॉडी, जैसे मैंने कहा हमारे स्टडी में 18% नॉर्मल हेल्दी लोगों को वो ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव थे। वो सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी होती है, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, डिजीज को ट्रीट किया जाता है, राइट। तो इसलिए ये जो नुस्खों की बात करें तो एक तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुछ फूड होते हैं जैसे फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें जो है होते हैं, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। ये कह सकती हूँ मैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदद ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मान के चलेंगे तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वाइज थिंग टू डू। डॉक्टर उमा हमें लगातार बता रही हैं, अभी
काफ़ी सारी जो चर्चा है हमने ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में की है। अब थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट फैक्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगा की जो हम बात करते हैं उसको भी जीवन में अपनाकर आप अपने आप को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं। वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो आपको क्या लगता है जो सेफेस्ट ऑप्शन हो, जिसमें बॉडी स्ट्रेन ना ले? अगर किसी को प्रॉब्लम है, हम र्यूमेटॉइड की बात कर रहे हैं, बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनके लिए योगा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट क्या खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये सब भी सूटेबल हैं? नहीं, देखिए, योग का मतलब सिर्फ पोजेज एंड पोस्चर्स नहीं होता, उसके 8 कंपोनेंट्स होते हैं, तो सभी को इंक्लूड करना है उसमें अपनी लाइफस्टाइल में। और अगर हम खाली आसनास की बात करें तो वो एक आसन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं और उनके मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर किसी ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर से कोई सीखने के बाद करता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा, ये स्ट्रेस कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उनकी सेलुलर हेल्थ, जो बॉडी के सेल्स हैं, वो हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, एपिजेनेटिक चेंजेस भी रिवर्ट होते हैं टू एन एक्सटेंट। और इसके अलावा कहना चाहिए कि पॉजिटिविटी डेवलप होती है टुवर्ड्स लाइफ, पेन कम हो जाता है। योग एंड और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस पे भी हमारे बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो पब्लिश्ड हैं। वी आर एबल टू प्रूव दैट योगा को एक पार्ट बना के मैनेजमेंट का इन सारी बीमारियों में, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है रादर देन खाली दवाओं से मरीज को ट्रीट करते रहें। क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ पेशेंट की मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड आई फील मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल। बिकॉज अगर बिल्कुल ठीक है, आर्थराइटिस ठीक हो गई, फिर भी वो इंडिविजुअल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो फिजिकली उनकी डिजीज कंट्रोल में आ चुकी है, तो भी वो फ्रूटलेस है। तो इसलिए सारी उस पे कहना चाहिए कि लेवल्स पे हमें इक्वली ध्यान देने की ज़रूरत होती है और हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें योगा मेडिसिन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्विकली एज मैं घड़ी देख रही हूँ, समय तो भागता है, यह स्टूडियो का वाकई बहुत तेज़ भाग रहा है। तो किसी को समझ आ जाता है कि इनको इम्यूनो प्रॉब्लम है और पोल्यूशन भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको बाय डिफ़ॉल्ट करा ही लेने चाहिए? नहीं, मैं कहूँगी किसी को भी सेल्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों में भी वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, तो एक तो लोगों की एंजाइटी बढ़ेगी, दे विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, और दूसरा यह कि उसका आउटकम भी कुछ नहीं निकलेगा, डॉक्टर के पास अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। तो अगर किसी को कोई भी लक्षण है जो परसिस्ट करता है, 1 दिन 2 दिन प्रॉब्लम हुई कोई बात नहीं, लेकिन अगर परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे जॉइंट में पेन हो रही है, स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस है, आईज में ड्राइनेस हो रही है, मुंह में ड्राइनेस हो रही है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, फीवर हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड, तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। इवन रिकरेंट अबॉर्शन लेडी में हो रहा है और स्टिल बर्थ्स हुए हैं, तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जो डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करे वही करने चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट बहुत सारी बीमारियों में भी पॉजिटिव हो सकता है। अभी हमारे पास हार्डली 1 मिनट बचा है। डॉक्टर उमा, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी डिटेल्ड सबको इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बहुत कुछ सीखा। क्विकली जाते जाते आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण होते हैं तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, सेल्फ इन्वेस्टिगेट ना करें, सेल्फ ट्रीट ना करें, क्योंकि कई लोग कई बार अपने पड़ोसियों से या अपने रिलेटिव का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग कि उनको भी वही बीमारी है, विच इज नॉट राइट। और ये सारे क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, तो दे रिक्वायर लॉन्गर ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। और मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दूं कि आज जो आप एक्सपर्ट एडवाइस सुन रहे थे वो हमारे स्टूडियो में अभी भी मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर ऑफ हेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली। और थैंक यू वेरी मच आप सबका भी जो आपने इतने सारे सवाल पूछे। और डॉक्टर उमा, एक बार फिर आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए आपको अपनी गजब की गीतांजलि को भी देनी होगी इजाजत। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।